Good morning, all of you. Myself Yash Upadhyay from Central Public School. Today we will start our chapter number 6, a study of human life in various regions of the world. In this chapter we will study how peoples are living in all over the country and the region and how they are surviving. In this chapter the first point is लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ें और भी जानेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगहों पे, इस पूरे विश्व में कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हाउ दे आर सर्वाइविंग एंड हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ। एज यू ऑल नो, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन इज लोकेटेड इन इंडिया एट द रीजन ऑफ 20 डिग्री to 30 degree north latitude. Basically in this region you will find rainfall, heavy rainfall and also hot climate during monsoon seasons. Tropic of Cancer 23.5 degree north latitude passes through this region. इसी region से जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है और आल्सो इसी रीजन से पास होता है। एज यू ऑल नो, दिस रीजन इज वाटर्ड बाय गंगा। जो गंगा नदी से जो जल है वो ये पूरा परिक्षेत्र, ये पूरे रीजन्स में आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से जो नदी बहती हुई आपको मिलेंगी वो आपको दिखेंगे। दीज रिवर्स ब्रिंग एलुवियल सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल। ये जो रिवर है ये बहते हुए एलुवियल सॉइल लेके आती है जो कैसा बहुत ही उपजाऊ होता है। इसके आसपास में बैरन लैंड बहुत कम पाए जाएंगे, फर्टाइल लैंड ज्यादा पाए जाएंगे। यहां पे आपको बड़े लेवल पे शुगर केन का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, जूट का प्रोडक्शन और कॉटन का प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। साथ ही साथ यहां पे यील्ड जो एक फसल है वो पर हेक्टेयर में बहुत बड़े पैमाने में आपको देखने को मिल सकता है और प्रोडक्शन भी इसका हर जगह के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। किसके? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन रीजन में। साथ ही साथ इसके आसपास के क्षेत्र में हम बड़ी डेंस पॉपुलेशन देखने को हमें मिलेगी और देखने को मिलती भी है। ऑल्सो इसके नियर बाई में डेसिडियस टाइप ऑफ ट्रीज, जो आपके पत्तेदार पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो बड़े पैमाने पे देखने को मिलते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड फिश यहां पे बड़े लेवल पे पाई जाती हैं। अगर हम इन प्लेन्स में रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर की जो वाटर सिस्टम है वो यहां पे देखने को मिलता है। अब ये किस किस देश से होके, किस किस राज्य से होके गुजरता है, यहां से जो जल निकलता है। पहला प्लेन्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, पहला है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड असम एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। क्योंकि जो भी नदियां हैं वो इसी के ट्रिब्यूटरीज तो हैं, इसकी सहायक नदियां ही हैं, तो जल जो है वो आपको इसी का हर एरिया में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहां पे मेंडोज, ऑक्सबो लेक्स और डेल्टास भी बड़े लेवल पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये एलुवियल साइल कहां से, ऊपर के क्षेत्र से बहाते हुए ये नीचे के क्षेत्र में लेके आती हैं, जो फसलों के लिए बहुत उपजाऊ होता है और बड़े बड़े रिवर के साइड्स में क्या, डेल्टास बनाती हैं। फार्मिंग के लिए इसके आसपास के एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ यहां पे वाटर की कोई कमी नहीं होती है, तो यहां पे बड़े लेवल पे डेंस पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहां पे आपको बहुत बड़े लैंड एरियाज में फार्मिंग के लिए लैंड भी प्रोड्यूस आपको दिखेगा और उसको फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हुए लोग भी दिखेंगे। यहां पे इसके नियर बाई में आपको
इंडस्ट्रियल एरियाज भी बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कॉलोनीज, क्योंकि वाटर अगर इजीली अवेलेबल हो रही है, फार्मिंग के लिए लैंड इजीली अवेलेबल हो रहा है, बाकी प्रोडक्शंस यहाँ पे प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए किसी फसल को आप उगा रहे हो, उसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे रीजन्स में डेंस पॉपुलेशन होगा। दूसरा, लाइफ इन प्रेयरीज। एज यू ऑल नो, दिस प्रेयरीज रीजन इज टोटली कॉल्ड ग्रासलैंड, विच लाइज 40 डिग्रीज टू 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो इक्वेटर के 40 डिग्री से 55 डिग्री के रीजन में लाई करता हुआ आपको दिखेगा। द ग्रासलैंड्स आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज। जो ये ग्रासलैंड हैं, जैसे अल्फाल्फा ग्रास, ठीक है, तो यहां पे किसी दूसरे नाम से जाने जाते हैं। जैसे इन नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका में ये जो ग्रासलैंड्स हैं वो प्रेयरीज के नाम से जाने जाते हैं। साउथ अमेरिका में बात करेंगे तो साउथ अमेरिका में ये पंपास के नाम से जाने जाते हैं। अगर यूरेशिया, यूरोप और एशिया के रीजन्स में अगर हम देखें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? स्टेपेस के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसे ग्रासलैंड्स की बात करें तो हम उसको डाउन्स के नाम से जानते हैं। प्रेयरीज बेसिकली बहुत ही डेंस ग्रासलैंड एरिया है जो लैटिट्यूड के, देशांतर के मिडिल में, अक्षांश के मिडिल के रीजन में पाया जाता है। यह रीजन कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में होता है किसमें? नॉर्थ अमेरिका में। द प्लेन्स वेयर एट, यहां पे कैसा हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल पाया जाता है, इसीलिए बहुत बड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए यहां पे क्या ग्रासलैंड एरियाज आपको देखने को मिलते हैं। यहां पे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एंटीलोप, डियर्स एंड बाइसंस ये बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। यहां के जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो रेड इंडियंस कहलाते हैं, क्योंकि अगर उनका जो लाइफ देखेंगे तो क्या भोजन इकट्ठा करना और कैसा हंटिंग ही उनका पेशा होता है। यहां पे जो ओरिजिनल रेड इंडियन पीपल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेन रीजन्स में हमेशा आपको जाते हुए, घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। इनकी अगर मेन एक्टिविटी की बात करें तो एग्रीकल्चर ही इनकी मेन एक्टिविटीज होती है। किसमें? प्रेयरीज एरियाज में, जो कहां पे है? नॉर्दर्न अमेरिका में। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां पे मेटालिक मिनरल्स भी बड़े लेवल पे पाए जाते हैं। कैनेडियन और यूरोपियन, यूरो एशियन पार्ट्स में क्या मिनरल्स बड़े लेवल पे पाए जाते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी यहां पे आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। ऐसे रीजन्स में आपको ड्राई फार्मिंग देखने को मिलेगा। ड्राई फार्मिंग मतलब कि यहां पे सूखा तो पड़ेगा नहीं बेटा, है ना, तो जो लैंड एरियाज होंगे वो हल्के हल्के गीले हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ड्राई फार्मिंग होगी तो जाहिर सी बात है, ड्राई फार्मिंग में क्या थोड़ा थोड़ा हमेशा जल भरा हुआ आपको मिलेगा, इरिगेटेड लैंड मिलेगा। साथ ही साथ यहां पे जो घास जानवरों के लिए, जो कैटल्स के लिए, जो जानवर इस्तेमाल में लाए, जो कैटल्स के लिए घास इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वो आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। अब हम इसमें एग्रीकल्चरल एरियाज के बारे में बात करेंगे जो प्रेयरीज लैंड में हमको देखने को मिलता है। अच्छा, प्रेयरीज कहां के ग्रासलैंड एरियाज को कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका। याद रखिएगा, प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका। पॉइंट ए, एग्रीकल्चर इन द कैनेडियन प्रेयरीज। जो कैनेडियन प्रेयरीज एरिया है, जो ग्रासलैंड एरियाज है, वहां पे एग्रीकल्चर किस लेवल पे और कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। जो नॉर्थ अमेरिकन प्रेयरीज लैंड है वो कनाडा और यूएसए दोनों में लाई करता है। इन द कैनेडियन पार्ट द प्रेयरीज लैंड स्प्रेड इन द प्रोविंसेस ऑफ अल्बर्टा। अब कैनेडियन रीजन्स में ये ग्रासलैंड एरिया कहां कहां किस किस क्षेत्र को कवर करता है? वो पहला है अल्बर्टा, दूसरा है सास्काचेवन, तीसरा है मैनीटोबा, चौथा है ओंटारियो। ये किस पार्ट में लाई करता है बेटा? वेस्टर्न पार्ट में लाई करता हुआ आपको दिखेगा।
यहां पे बड़े लेवल पे वीट का कल्टीवेशन होता है, क्योंकि कैसा, ये ग्रासलैंड एरियाज हैं, तो यहां पे प्रोडक्शन ऑफ वीट बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। क्योंकि यहां पे अगर आप वीट्स देखेंगे तो बेटा दो तरीके से बोए जाते हैं, ठीक है। स्प्रिंग वीट्स आपको यहां पे बड़े लेवल पे देखने जाए, वीट शोन इन स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। कैसा, स्प्रिंग के मौसम में ये आपको बोए हुए दिखाई देंगे और ऑटम के मौसम में ये काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब कैनेडियन प्रेरीज में क्या क्या मैनेजमेंट होता है, क्या क्या चीजें अलग तरीके से देखने को मिलती हैं, ये जानेंगे हम। पहला पॉइंट, द प्रेरीज हैव मेनली डार्क ब्राउन सॉइल। यहां पे जो ये एरिया है, यहां पे मिनरल्स जमीन में बहुत बड़े पैमाने पे पाई जाती हैं, तो इसीलिए यहां की जो मिट्टी होगी वो कैसी, डार्क ब्राउन कलर की होगी और वो क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भरी हुई पाई जाएंगी। इसी वजह से यहां पे हाई पोटेशियम और फास्फोरस के कंटेंट्स उन मिट्टियों में ज्यादा लेवल पे पाए जाएंगे। The prairies have rolling nature of ground which provide good drainage and slopes are sufficiently gentle for the use of machineries। यहाँ पे जो prairie land पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, हल्के होंगे, वहां पे बहुत ज्यादा क्या कंकड़ पत्थर नहीं होंगे, तो जितने भी मशीनरीज होंगे वो बहुत इजीली वहां पे आपको कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जितने भी ऑटोमेटिक प्लग्स हैं, जितने भी खेतों में काम करने वाले मशीन हैं, वो इजीली वहां पे वर्क करते हुए आपको दिखाई देंगे। ड्रिल करने के लिए बहुत ज्यादा आपको परेशानी समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी। तीसरा, कंबाइंड हार्वेस्टर्स भी आप वहां पे इस्तेमाल में ला सकते हो। अब अगर स्प्रिंग सीजन की बात करें, अप्रैल और अर्ली मई जो ये क्षेत्र है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम पे क्या वहां पे वीट की जो फसल होगी वो बुआई के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी, क्योंकि इस समय पे वहां पे ठंड ज्यादा नहीं पड़ता है और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ता है। इन दिस सीजन द मेल्टिंग स्नो मॉइस्चर्स द ग्राउंड विच हेल्प्स द सीड्स टू ग्रो। इस सीजन में क्या होता है, जो वहां पे घास में जो मृदा पाई जाती है, जो वहां के स्नो होता है वो मेल्ट कर जाता है। इसकी वजह से हमेशा जो वहां का सॉइल होगा वो कैसा होगा, गीला होगा। इसी वजह से वहां पे फसल इस टाइम पे मई और स्टार्टिंग ऑफ जून में, अप्रैल या स्टार्टिंग ऑफ मई में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रेन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द समर। जो मोस्ट ऑफ द रेन है वो आपको किस समय, समर के मौसम में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। विनीपेग इज ए ग्रेट सेंटर ऑफ कैनेडियन वीट। जो वहां का एक क्षेत्र है जिसका नाम है विनीपेग। क्या नाम है बेटा, विनीपेग। क्या नाम है, विनीपेग। ये एक रीजन का नाम है। क्या नाम है, विनीपेग। यहां पे आपको बड़े लेवल में, बड़े प्रोडक्शन लेवल में कैनेडियन वीट्स का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। बी, एग्रीकल्चर इन द प्रेरी लैंड्स ऑफ यूएसए। अब जो प्रेरी लैंड्स नॉर्दर्न एरिया में, या जिसको आप कह सकते हैं कैनेडियन एरियाज में था, उसके बारे में आप जान गए हैं। अब हम जानेंगे यूएसए के रीजन में जो प्रेरी लैंड है उसमें प्रोडक्शन कैसे होता है। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेरी लैंड एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ, ये किस किस रीजन से ये लाई करता है बेटा, सबसे पहले हम वो जान जाएंगे। पहले वो रीजन है नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन एंड लोवा। ये वो रीजन्स हैं जो कैनेडियन क्षेत्र से थोड़े से जुड़े हुए हैं, लेकिन यूएसए के रीजन्स में ये एरियाज पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पे वेस्टर्न पार्ट जो होगा बेटा, वहां पे ड्राई फार्मिंग आपको फॉलो करते हुए ही लोग दिखेंगे, लेकिन बाकी रीजन्स जितने हैं वो ड्राउट रेजिस्टिंग एरियाज होंगे। यहां पे वीट्स के साथ साथ में ओट्स, फोडर्स, क्रॉप्स, अल्फाल्फा ग्रासेस और ल्यूकेम बड़े लेवल पे आपको ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पे वीट बेल्ट्स भी आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन ऑफ वीट भी बड़े लेवल पे होता दिखाई दे जाएगा। अब यहां पे आपको बड़े लेवल पे मेज का प्रोडक्शन भी दिख जाएगा। मेज मतलब बाजरा। ऐसे रीजन्स में आपको टेक्निक्स का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और प्रोडक्शन आपको बड़े लेवल पे देखने को मिल जाएगा।
क्या होगा, प्रोडक्शन आपको बड़े लेवल पे देखने को मिल जाएगा। एरियाज वेयर रेनफॉल इज लिटिल, ऐसे एरियाज जहां पे बारिश कम होता है। अनरिलेबल ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पार्स, यहाँ के जो छोटे छोटे ग्रासेस हैं वो छोटे होते हैं और थोड़े नुकीले भी होते हैं और हल्के ऐसे भी होते हैं कि खाने योग्य इस्तेमाल में लाए जा सके, किसके, कैटल्स के द्वारा। कैटल्स का मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स के द्वारा। अब लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेस, जो लार्ज लैंड एरियाज जो कैटल जो फसल उगाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, रेंचेस के नाम से। और यहां के जो आसपास के जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, काउबॉयज कहलाते हैं। अब पीपल्स के रिगार्डिंग हम यहां पे पढ़ लेंगे। People of this region have successfully harnessed technology, ऐसे रीजन्स के लोगों के पास में बहुत ही वेल टेक्निक्ड क्या आपको फैसिलिटीज मिलेंगी कुछ काम करने के लिए। साथ ही साथ ये साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही वहां पे फूड का प्रोडक्शन करते आपको दिखेंगे। इसीलिए प्रेरीज को क्या कहा जाता है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है बेटा, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जो प्रेयरीज रीजन है, प्रेयरीज रीजन है वो क्या कहलाता है, जो आपका प्रेयरीज रीजन है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, ग्रेनरीज इन द वर्ल्ड। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ग्रेनरीज का मतलब क्या, ग्रेन्स हो गया बेटा, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। समझ गए, सबसे बड़े लेवल पे वीट का प्रोडक्शन हुआ तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन जो रीजन है वहां पे लाइफ कैसे लोगों की है उसके बारे में पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो अमेजन बेसिन ट्रॉपिकल रीजन है, कहां का, साउथ अमेरिका का, जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर में लाई करता है। अगर हम रीजन्स के बारे में बात करें तो ये ब्राजील, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना एंड सुरीनाम क्षेत्र में आपको बड़े लेवल पे अमेजन बेसिन एरियाज देखने को मिल सकते हैं। ऐसे रीजन्स सनरेज जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्टिकली फेस करते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं बेटा, वर्टिकली फेस करते हैं। यहां पे जो डेज होते हैं वो आपके हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं, ठीक है, चाहे वो डे हो गया चाहे वो नाइट हो गया, वो आपका हॉट और हल्का गर्म और शुष्क ही आपको देखने को मिलेगा, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म। यहां पे अगर बीमारियों की बारे में बात करें बेटा, ह्यूमन सेटलमेंट जो है बेटा, वहां पे जो बीमारियों का बात करें तो यहां पे मलेरिया, येलो फीवर और वाटर बोर्न डिसीजेज कॉमनली पाए जाते हैं ऐसे रीजन्स में। द अमेजन, अगर आप अमेजन के बारे में बात करेंगे, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड। अमेजन क्या है बेटा, अमेजन सेकंड लार्जेस्ट, अमेजन इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगा और है भी। अगर किसके किसके अगर फर्स्ट की बात करें बेटा तो नाइल इज द फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर। फर्स्ट के बारे में बात करेंगे तो नाइल और सेकंड के बारे में बात करेंगे तो अमेजन रिवर। अब ये नॉर्दर्न रीजन से क्या स्नो को कैरी करते हुए किधर लेके जाएगा बेटा, एंडेस माउंटेन के रीजन में ले जाएगा और उसको अटलांटिक ओशियन में जाके ड्रॉप कर देगा। अमेजन बेसिन होल्ड्स 20% ऑफ द अर्थ्स फ्रेश वाटर। अगर अमेजन बेसिन के बारे में बात करें तो जो पूरे पृथ्वी का 20% फ्रेश वाटर है वो आपको अमेजन बेसिन तक के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा।
द फ्लो ऑफ दिस वाटर इज वेरी पावरफुल। इस यहां पे जो पानी का फ्लो है वो बहुत ही पावरफुल देखने को आपको मिलेगा। द अमेजन बेसिन इज ए रेन फॉरेस्ट। अमेजन बेसिन है क्या बेटा? एक रेन फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय वन है। दैट्स ऑल फॉर द डे। अभी इस चैप्टर में ही हम इस चैप्टर के कंक्लूजन्स के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो क्रीपर्स यहां पे बड़े लेवल पे, जो क्रीपर्स जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रीपर्स जो वहां के पेड़ हैं वो आपको बड़े लेवल पे देखने को मिल जाएंगे, जो एक पैरासिटिक प्लांट कहलाता है। अमेजन बेसिन में गुड अमाउंट यहां पे जो बारिश होती है वो बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी बारिश की वजह से यहां का जो फॉरेस्ट है वो आपको बड़े लेवल पे देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से यहां पे ह्यूमन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहां पे फिश और मैमल्स ये भी आपको ज्यादा संख्या में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे बारिश बड़े लेवल पे होती है। साथ ही साथ रेप्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद।